जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। सुबह के बज चुके हैं 9 और हम आ चुके हैं आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल एनएमई कॉर्नर पर लाइव। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हाँ, अभी आपको एक बार फिर इन्फॉर्मेशन बता दें कि हमारे यहाँ जो क्रैश कोर्स चल रहा है, इसमें हमने जियोग्राफी और हिस्ट्री 2 सेक्शन लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन अभी हिस्ट्री में मिडल हिस्ट्री चल रही है। तो आइए मिडल हिस्ट्री में हमारी जो जर्नी, हमारी जो यात्रा थी, वो कहाँ तक हम पहुँचे थे, कहाँ तक हमारा डिस्कशन चल रहा था, ये जो डिस्कशन चला है ये कहाँ तक, किस पॉइंट तक पहुँचा है। तो अगर हम बात करें तो आपको हमने अब तक जितनी चीज़ें बात की, सल्तनत से लेके मुग़ल एम्पायर तक, मुग़ल एम्पायर में हमारी जो चर्चा, आज हमारा डिस्कशन पहुँचा है, वह पहुँचा है शाहजहाँ पर। ये हमारा डिस्कशन शाहजहाँ पे जाकर रुका हुआ है, जहाँ पर इसके पहले हमने आपसे जहांगीर की बात की, उसके जो घर में युद्ध चल रहे थे उसकी बात की, जो नूरजहाँ का जो गुट था और शाहजहाँ का जो गुट था, इन दोनों गुटों में अंतोगत्वा शाहजहाँ का गुट हावी होता है और शाहजहाँ शासन में आता है। आइए इसी पृष्ठभूमि के साथ हम आगे शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। लेक्चर के पहले आपको एक बार, हर बार हम आपको याद दिलाते हैं वही चीज़, एक बार फिर याद दिलाएंगे कि आपके पास एक इमेज रखते हैं और उसमें हम हर एक शासक का क्षेत्र दिखाते हैं। ये बाबर का क्षेत्र था, ये अकबर का क्षेत्र था और ये औरंगजेब का क्षेत्र होता है। आप देखें, ये वाला औरंगजेब का क्षेत्र है। आपको इसमें से ये ध्यान रखना होगा कि औरंगजेब का क्षेत्र, शासन का क्षेत्र जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है किस मुगल शासक का साम्राज्य सबसे अधिक विस्तारित था। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें एक ऑप्शन औरंगजेब होगा। आप केवल उसी को ढूंढेंगे, दूसरे किसी ऑप्शन को नहीं खोजेंगे। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ को मैप में दिखाता हूँ। आप शाहजहाँ में, आप जहांगीर को लेके, आप बाबर को लेके जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जरा सा भी आप कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे। आप आंख बंद करके खोजेंगे किसको? औरंगजेब को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं। तो हम अपनी पृष्ठभूमि पे चलते हैं, जहाँ हमने आपको बताया था कि शाहजहाँ एक गृह युद्ध लड़ता है और वह गृह युद्ध इतना ताकतवर होता है कि वो कई लोगों से अपने जो मतभेद है उसके उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो उसकी ही सौतेली माँ नूरजहाँ से उसका मतभेद उत्पन्न होता है और उसके कई गुट सामने आते हैं। कहीं वो खुसरो से युद्ध करता है तो कहीं खुसरो के बाद वो युद्ध करता है परवेज से, तो कहीं उसका युद्ध होता है उसी के चचेरे भाई। तो ये लगातार जो युद्ध चल रहा था, आप देखेंगे इस युद्ध में अंतोगत्वा फाइनली शाहजहाँ, अंतोगत्वा जो शाहजहाँ है ये गद्दी पर बैठता है और गद्दी पे बैठने का इसका जो समय है उसको हम बता दें, ये 1628 में शासन में आता है और 1658 तक शासन में रहता है। 58 तक के 58 तक के शासन में रहता है। तो आप देखेंगे कि ये 1658 तक इसकी उपलब्धियां क्या रही, इसके शासनकाल में क्या चल रहा था, एकदम बिल्कुल वैसे ही जो गुट शाहजहाँ और नूरजहाँ का बना हुआ था वो गुट अभी भी चल कर यहाँ पे कंटिन्यू था और अभी भी राज दरबार में ये दोनों गुट बड़े ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। इतने महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे कि ये फिर शासक को बनाने और शासक को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। आइए इसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक हम जान लें किसके, औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब कौन था। जैसा कि हमने बताया उसके पिता का नाम जहांगीर था। क्यों? क्योंकि जहांगीर की ही संपत्ति को पाया था। उसके बाद जहांगीर कि अगर हम आपको बताएं तो हमें जहांगीर तक कहानी लेकर आई थी। 8 नवंबर की बात है, 8 नवंबर 1627 की। जहांगीर बहुत बीमार रहता है कई महीनों से, कई सालों से। उसकी उम्र 58 की हो चुकी होती है। 58 की उम्र में वो एक लंबी बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है और जैसे ही मृत्यु होती है, यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि हमने जब पृष्ठभूमि में बताया था तो हमने बताया था कि जो नूरजहाँ हैं वो शहरयार को शासक बनाना चाहती हैं और जो आसफ खां हैं ये खुसरो को बादशाह बनाना चाह रहे थे और जो शाहजहाँ हैं वो स्वयं बादशाह बनना चाह रहा था। जी, ये
बड़ी ही कॉन्स्पिरेंसी चल रही थी इस राज दरबार में, और इस राज दरबार में नूरजहाँ, आसफ खां और शाहजहाँ, ये तीनों एक तरह से एक दूसरे के विपरीत थे। अब तक आते आते यहाँ पे खुसरो की मृत्यु हो जाती है, जो खुसरो के गुट वाला था। लेकिन खुसरो का एक पुत्र होता है जिसका नाम था दाबर बख्श। वो आसफ खां चाहता था कि दाबर बख्श को राजा बनाया जाए, क्योंकि खुसरो को उसके पिता शासक बनाना चाहते थे, इसलिए वो चाह रहा था कि अब खुसरो की जो संपत्ति है वो दाबर बख्श के नाम पे ट्रांसफ़र हो और वो शासक बने। लेकिन शाहजहाँ यहाँ पे खुद शासक बनना चाह रहा था। और तीसरा जो एंगल था, तीसरा ट्रायंगल था, नूरजहाँ चाह रही थी शहरयार को शासक बनाया जाए, शासक। ये कहानी तब की है जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। जहांगीर की मृत्यु के बाद की बात हम बताएंगे, लेकिन आप जाने शाहजहाँ की माता का नाम क्या था? माता का नाम हमने हर वीडियो में बताया, जगत गोसाई, और इसका जन्म 1592 लाहौर में हुआ है। अब इतनी चीज़ें अगर इसकी बेसिक पे जानते हैं तो अब आपको यहाँ पे जंप करा कर लाएंगे इसी कॉन्स्पिरेसी में, इसी दरबार जो कॉन्स्पिरेसी चल रही थी, जो विवाद चल रहा था, जो षड्यंत्र चल रहा था यहाँ पर। आइए इस षड्यंत्र की चर्चा हम करते हैं इस इमेज के साथ। ये आपको एक इमेज दिख रही है, ये शाहजहाँ की इमेज है। ये उसका जन्म 5 जनवरी 1992 में 1592 में होता है, और इसकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 में होती है। जिस पूरे दौर के दौरान जिस कॉन्स्पिरेसी, जिस षड्यंत्र इसने जो रचा था, जो अपने पिता के शासनकाल जहांगीर में किया था, वो षड्यंत्र इसे विरासत में, वो कॉन्स्पिरेसी इसे विरासत में मिलती है। और जब ये शासक बनने से पहले, जब इसके पिता की मृत्यु होती है, जब इसके पिता मारे जाते हैं, तो ये कहाँ पर रहता है? ये दक्षिण भारत में रहता है। तब ये दक्षिण भारत में रहता है और दक्षिण भारत का ये खुद वहाँ पे एक अभियान कर रहा था। लेकिन इसे जैसे ही खबर मिलती है कि पिता की मृत्यु हो गई है, और लोगों यहाँ पे जो तीनों गुट थे, एक तरफ नूरजहाँ थी, एक तरफ आसफ खां था, और एक तरफ शाहजहाँ था। एक दक्षिण भारत में था शाहजहाँ, लेकिन नूरजहाँ ने तुरंत शहरयार को मुगल बादशाह घोषित कर दिया कि शहरयार मुगल बादशाह रहेंगे। लेकिन जो आसफ खां था, आसफ खां ने तुरंत, उसने भी मौके का फायदा उठाकर खुसरो के पुत्र दाबर बख्श को, खुसरो का जब पुत्र था उसे दाबर बख्श को वो बादशाह घोषित कर देता है। अब मामला ये हुआ कि अब ये तो दक्षिण भारत में शाहजहाँ था, जैसे ही ये आता है तुरंत पहले आगरा में जाकर अपनी ताजपोशी करवाता है। समय है, ये समय होता है आपके 1628 का। ये 1628 में अपनी पहली ताजपोशी करवाता है। लेकिन वहाँ पे ताजपोशी के साथ ही आप देखेंगे एक समस्या इसके साथ आती है। इसे चुनौती देने के लिए 2 शासक और हैं। कौन कौन से 2? एक शासक है आपका शहरयार, और दूसरा है खुसरो का पुत्र दाबर बख्श, जिसको आज आसफ खां का संरक्षण है। ये तुरंत अपनी दावेदारी को पेश करने के लिए शाहजहाँ अटैक करता है शहरयार के ऊपर। शहरयार के ऊपर अटैक करता है और शहरयार को मार देता है, और वहाँ से तुरंत मूव करता है दाबर बख्श, यानी शहरयार और दाबर बख्श दोनों की हत्या करता है। इतना ही नहीं, ये पूरे मुगल वंशावली की हत्या कर देता है कि जितने भी मुगल थे जो दरबार में आकर जो शासक होने का दावा कर सकते थे, उन सबको मार देता है ये। और मार देने के बाद मुगल परिवार को समाप्त करके यह शासन प्राप्त करता है। कौन? ये है शाहजहाँ। अब जब ये शासक हो चुका है, इसे कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, तो ये क्या करता है आगे? आप देखेंगे इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि ये एक कट्टर मुसलमान था। कैसा था? कट्टर। लेकिन किसकी तुलना बात करेंगे? अब तक जो शासक हुए हैं, कौन कौन हुए हैं? एक अकबर और दूसरे जहांगीर की बात कर रहे हैं। जहांगीर और अकबर की तुलना में ये कट्टर हुआ करता था, और जब कट्टर था तो कट्टरता इसके चरित्र में थी, तो ये कहीं ना कहीं बाहर जरूर परिलक्षित होगी। जब ये आउट होती है, कट्टरता इसके सामने आती है, तो आप देखेंगे पहला इसका रिजल्ट आता है कि ये मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा देता है। ये आदेश जारी करता है कि मंदिरों के निर्माण पर पूरी तरह रोक लगा दी जाए।
और देखेंगे जो तीर्थ यात्रा कर था जिसे बंद कर दिया गया था उसे पुनः ही चालू करवा देता है। हालांकि बाद में इलाहाबाद और बनारस के लिए तीर्थ यात्रा कर को ओपन करता है एक महाराज के कहने पर, लेकिन ये जो तीर्थ यात्रा कर है ये फिर पुनः लगा देता है। तीसरी चीज़ आप यहाँ पे एक इसका तीसरा रिजल्ट देखेंगे, ये ईसाई धर्म जो अब तक भारत में आ चुके थे और ये भारत में ईसाई का प्रसार ईसाई धर्म का प्रसार कर रहे थे, इस पर उन्होंने रोक लगा दी, इस पर पूरी तरह रोक लगा दी, इसे सजा के दायरे में लाया और जो आगरा का चर्च था उसे उसने तोड़ डाला, अपने सैनिकों को भेजा और तोड़ दिया। एक चीज़ और, अब तक गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था, हमने बताया था आपको गौ हत्या में प्रतिबंध लगा हुआ था। अब गौ हत्या के प्रतिबंध को इसने हटा लिया, कहा गौ हत्या का प्रतिबंध अब हमारे अपराध की श्रेणी से बाहर है। तो ये उसके कट्टरता का परिणाम निकला। कट्टरता में आप देखा, हमने बताया तीर्थ यात्रा कर पुनः लगाया जिसे अकबर ने बंद कर दिया था। तो ये चीज़ें आपके सामने आएंगे उसके कट्टरता परिणाम के रूप में। इसके साथ ही जो घटनाएं और महत्वपूर्ण होती हैं इसके काल में उसकी हम बात करें तो आप देखेंगे दोस्तों कि इसकी शादी ये है मुमताज महल, इससे इनकी शादी होती है। लेकिन शादी की बात अभी तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आपसे हम पहले बात करेंगे इसके शासनकाल के कुछ विद्रोहों के बारे में। आप देखिए कि इसके शासनकाल में कुछ विद्रोह होते हैं। विद्रोह की हम चर्चा इसलिए पहले कर रहे हैं क्योंकि जब हम ताजमहल की चर्चा करेंगे, जब हम आर्किटेक्चर की चर्चा करेंगे तो फिर उसकी शादी और मुमताज महल की हम फिर आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो अभी हम आपसे बात कर रहे हैं उसके विद्रोहों की कि कौन कौन से विद्रोह इसके शासनकाल में हुए और क्यों। तो आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आपके सामने एक इमेज नज़र आ रही होगी। ये इमेज है एक बुंदेला की, यानी जो बुंदेला विद्रोह हुआ था इनका नाम है जुझार सिंह, नाम लिख रहे हैं जुझार सिंह। ये जुझार सिंह जो हैं ये एक बुंदेला हुआ करते थे, ये ओरछा के शासक थे। ओरछा के शासक ने इन्होंने अपना एक विद्रोह किया और ये समय था 1628 का, और ये विद्रोह तब तक चला जब तक कि इनकी मृत्यु नहीं हो जाती है, और इनकी मृत्यु इन्हें मारा जाता है, इनके विद्रोह को दबाया तब जाता है जब इनकी हत्या कर दी जाती है, और वो समय था 1635 का। 1635 में जब इन्हें मार दिया जाता है तब जाकर इनका विद्रोह जो जुझार सिंह ने शुरू किया था बुंदेला विद्रोह का दमन होता है। इसके बाद दोस्तों दूसरा विद्रोह, कि पहला विद्रोह उसके शासनकाल में आया था, इसके बाद दूसरा विद्रोह आप देखेंगे तो पुर्तगालियों का विद्रोह हुआ। पुर्तगालियों ने बड़ा विद्रोह किया, क्यों? क्योंकि ये कलकत्ता के जो हुगली तट था, हुगली तट के पास ये व्यापार को लेकर बंगाल में इनका ये मतभेद हुआ और ये अपने अपने व्यापारिक क्षेत्र को बढ़ाना चाह रहे थे, और शासक को टैक्स और अन्य जो रियायतें जो शासक इनको दे उनको मानने के तैयार नहीं थे। इसी परिप्रेक्ष्य में इनका हुगली में एक विद्रोह होता है जब शासक, इसके लिए सरकार या इसके लिए शाहजहाँ दमन करने की कोशिश करता है, और दमन करने के लिए इसने एक शासक, एक कमांडर, एक सेनापति को भेजता है जिसका नाम था कासिम खां। ये कासिम खां जाता है, पुर्तगालियों को बड़ी बुरी तरह से दमन करता है और कलकत्ता से पुर्तगालियों को नष्ट करके काफ़ी को मारता है और कुछ लोगों को बंदी बनाकर दरबार लेके आता है। ये दो विद्रोह महत्वपूर्ण है। एक तीसरा विद्रोह और चर्चा में मिलता है, बहुत ही छोटा सा विद्रोह रहा है, हालांकि उसकी समय कुछ लंबी रही है। अच्छा, पुर्तगालियों का जो विद्रोह हुआ उसका सन बताते हैं आपको। पुर्तगालियों का जो विद्रोह हुआ है ये हुआ है आपके 1632 में। 1632 में ये विद्रोह हुआ है। और दूसरी चीज़ आपको पता है, एक महत्वपूर्ण विद्रोह और नज़र आता है, वो है खाने जहां लोदी का विद्रोह। खाने जहां लोदी का विद्रोह ये 1629 से लेकर 1633 के बीच में होता है। ये तीन विद्रोह इसके शासनकाल में महत्वपूर्ण हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला हमने बताया आपको बुंदेले का विद्रोह, और दूसरा पुर्तगालियों का विद्रोह, और दूसरा खाने जहां लोदी का विद्रोह। इसमें दो पहले वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें आपको जानना होगा। आइए जितनी डिस्कशन की उसकी पीपीटी देखते हैं। हमने बताया आपको कि जो शाहजहाँ है ये इसके पिता का नाम जहांगीर है। इसकी मृत्यु होती है 8 नवंबर 1627 में, और इसका मकबरा लाहौर में है।
और जैसे ही मृत्यु होती है तो सत्ता पाने के लिए एक युद्ध सा हो जाता है। नूरजहां शहरयार को तुरंत बादशाह बना देती है, आसफ खां खुसरो के पुत्र दावर बख्श को बादशाह बना देता है और शाहजहां स्वयं को बादशाह घोषित करता है। अब तीनों में एक ट्रायंगल बनकर आता है, एक ट्रायंगल बनता है और तीनों में कौन इस शिखर पे आएगा, कौन इस वर्चस्व पे आएगा, इसके लिए एक युद्ध छिड़ जाता है। इस वर्चस्व पे आने के लिए कौन यहाँ पे पहुँचेगा, इसके लिए एक युद्ध होता है। इसके लिए औरंगजेब शहरयार को और जो खुसरो का जो पुत्र था दावर बख्श की हत्या करता है और इस हत्या के परिणाम स्वरूप जब मुगल वंशावली में कोई अन्य शासक नहीं बचता दावेदारी करने के लिए, सबको मारने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचता है और शासक बनता है शाहजहां। ये परिणाम था शाहजहां के शासक बनने का कि शासक बन के कैसे आया, वो कितने लोगों की हत्या करता है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी बात की थी, कुछ विद्रोहों की बात की थी। तो जो विद्रोह हुए थे शाहजहां काल में उनकी हमने बात की थी। हमने बताया था बुंदेलों का विद्रोह हुआ था, वो हुआ था 1628 से लेके 1635 के बीच चला था। पुर्तगालियों का विद्रोह हमने बात की थी आपसे, पुर्तगालियों के विद्रोह की बात की है, हुगली के तट पर हुआ था। और उसके बाद हमने बताया कि पुर्तगालियों के विद्रोह के दमन के लिए कासिम खां को भेजा जाता है और ये पुर्तगालियों को बंदी बनाता है और वहाँ बुरी तरह दमन करता है। तीसरा विद्रोह हमने बताया खान जहां लोधी का विद्रोह था, ये भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह है। ये 1629 से 1633 के बीच होता है। एक चीज़ हमने बताई कि जहांगीर और अकबर की तुलना में शाहजहां कट्टर प्रवृत्ति का था, ये कट्टर इस्लामाबाद को फॉलो करता है। इसके बाद जो शासक आएगा औरंगजेब और भी कट्टर मुसलमान होगा, उसके प्रकृति और कट्टर होंगे और अतः उनकी जो कार्य थे जैसे मंदिर निर्माण पर रोक लगा देता है, तीर्थ यात्रा कर पुनः लगा देता है, जो ईसाई धर्म में परिवर्तन के लिए जो ईसाई धर्म प्रसार हो रहा था उस पर वो रोक लगा देता है, आगरा का चर्च तोड़वा देता है, गौ हत्या पर प्रतिबंध हटा लेता है। ऐसे जो प्रगतिशील कार्य जो पिछले शासकों ने किए थे उनको ये फिर से रोक लगा देता है। तो इतनी बातें हमने आपसे की थी। इसके आगे अगर हम बात करें तो आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप में काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। अभी आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अभी भी दक्षिण में मुगल नहीं पहुंच पाए हैं, अभी दक्षिण का विजय करना बाकी था और दक्षिण में विजय और जिस चरम पे औरंगजेब ने विजय करके पहुंचाया था उस चरम पर अभी शाहजहां के काल में भी नहीं पहुंचेंगे। लेकिन शाहजहां फिर भी अहमदनगर का विजय करता अभियान करता है। ये अहमदनगर की ओर मूव करता है, अहमदनगर का ये विजय अभियान करता है और विजय के लिए ये मुगल सत्ता दक्षिण भारत में स्थापित करने के लिए आप देखेंगे जब वहाँ का विजय करेगा तो सबसे पहले यहाँ का औरंगजेब को, ध्यान दीजिएगा कि इसको अपने पुत्र औरंगजेब को यहाँ का सूबेदार बना देगा। कहाँ का? दक्षिण भारत का सूबेदार बनाता है। यहीं पे हम छोटी सी चर्चा आपसे औरंगजेब के बारे में कर लेंगे, क्योंकि औरंगजेब का औरा कैसे यहाँ बड़ा होगा और कैसे ये फिर आगे अपने जो शासक वंशावली होगी, जो युद्ध होगा वहाँ पर फिर आगे निकलेगा। इसके औरे या इसके कद के बड़े होने की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है कि जब वो दक्षिण विजय करता है, दक्षिण विजय करने के बाद उसे औरंगजेब का सूबेदार बना दिया जाता है और ये समय था 1630 का। 1630 के समय में आप देखेंगे शासक बनने के 2 से 3 साल के बीच में ये घटनाएं हो रही हैं और जैसे ही इसे यहाँ का सूबेदार बनाया जाता है और ये इसके साथ इसका औरा बढ़ता है। लेकिन ये इसके साथ एक घटना और मिलती है कि 1644 में जो औरंगजेब है, औरंगजेब यहाँ से आता है आगरा आता है किस उद्देश्य से? ये जहांआरा से मिलने के लिए आगरा आता है और जब आगरा मिलने आता है तो इसके इस बिना बताए इस कार्य के कारण, चूँकि उनकी अनुमति नहीं थी शाहजहां की, तो शाहजहां ने इससे सूबेदार का पद छीन लेता है और सूबेदार का पद छीनने के बाद इसे कुछ समय खाली रखने के बाद गुजरात भेज देता है और गुजरात का गवर्नर बना देता है। आप देखेंगे जब ये 1644 में गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया जाता है तो ये इसे थोड़ा सा अपमान तो जरूर लगता है कि हमें पहले वहाँ से हटाया क्यों गया और कुछ समय खाली बैठाया गया। फिर ये अपनी कूटनीति की वजह से 1653 में पुनः दक्षिण भारत का गवर्नर बनता है और यहाँ पे दक्षिण भारत में ये कुछ भूमि सुधार के कार्य करते हैं।
यानी भू राजस्व सुधार करता है। और इस भू राजस्व सुधार में जो इसके दाहिने हाथ का काम करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ये सबसे महत्वपूर्ण अदा करता है और यही कारण है कि जो मुगल शासन काल में या उत्तर भारत में जो भूमि सुधार या भू राजस्व सुधार किए थे तोडरमल ने, उन्हीं का ये उन्हीं को आगे बढ़ाता है। इसीलिए मुर्शिद कुली खां को दक्षिण भारत का टोडरमल कहा गया है, यानी दक्कन का टोडरमल कहा गया है। दक्कन का टोडरमल कहा गया है खुर्शीद कुली खां को। अब आप देखेंगे कि ये समय चल रहा था। इसके बाद आप देखेंगे कि बड़ी समस्या आती है शाहजहां के साथ। शाहजहां 1657 का समय है। पूरा साम्राज्य, इसके पहले की बात करें 1657 के बाद पहले की बात, तो पूरे साम्राज्य गुटों में बटा हुआ था। कई गुट यहाँ पर हावी थे। यहाँ पूरा साम्राज्य गुटों में बटा हुआ था। अभी भी जो गुट जहांगीर के काल में बनी थी नूरजहां का, वो अभी भी हावी था। क्यों? क्योंकि नूरजहां और शाहजहां दो गुट बने थे उसी समय, और दोनों गुट में शाहजहां शासक पर आया था और नूरजहां भी जिंदा थी। तो नूरजहां अगर जिंदा थी तो ये भी एक प्रभाव डालेंगे उसी शासन पर। क्यों? क्योंकि इनका भी औरा भी बड़ा था। और जब औरा बड़ा था तो आप देखेंगे एक बड़ी ही कहानी अलग सी आती है जो उनके पुत्रों में है। जो आप देखेंगे जो शाहजहां हैं, शाहजहां के पहले हम बता दें टोटल 12 बच्चे पैदा हुए थे। 12 बच्चों में से 5 की डेथ हो गई थी और बचे 7। कितने बचे? 7। जो 7 बचे, 7 में आप देखेंगे ये 7 जो हैं, 7 में 4 पुत्र हैं, 3 पुत्रियां हैं। और जब गृह युद्ध होता है तो इन 7 का रोल बहुत अधिक है। ये 7 पार्टिसिपेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल 2 लड़ते हैं, नहीं, ये 7 लड़ेंगे। 3 पुत्रियां भी इनकी लड़ेंगी, 4 पुत्र भी लड़ेंगे। बस अंतर इतना ही है कि लीड 4 पुत्र करेंगे और सहयोग ये 3 पुत्रियां इनको देंगी। ये कहानी, अब इस कहानी में अगर हम घुसते हैं तो पहले घुसने के पहले आप देखें, आपके पास एक इमेज दिख रही है। ये जो शाहजहां है, शाहजहां का पहला पुत्र है जिसका नाम सबसे बड़ा पुत्र कहें, जिसका नाम था दारा शिकोह। ये शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र है। हालांकि इनसे बड़ा 1614 में इनकी बहन होती है जिसका नाम था जहां आरा। अभी उसकी हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम 4 पुत्रों की बात करते हैं, कौन बड़ा था कौन छोटा था। देखिए, तो सबसे बड़ा पुत्र होता है दारा शिकोह। दारा शिकोह बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसकी चर्चा भी हम पूरी डिटेल में करेंगे। लेकिन इसके बाद जो दूसरा आता है ये है शाह शुजा। इसका जन्म होता है 1616 में, ये दूसरा पुत्र है। तीसरा पुत्र इनका था जो औरंगजेब था, इसका जन्म होता है 1618 में। ये लगातार जन्म का क्रम है, हर साल एक बच्चा पैदा कर रहे थे ये। अब देखें, उसके 1618 में औरंगजेब का पैदा होता है। उसके बाद इनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था मुराद बख्श। ये 1624 में होता है। ये 4 पुत्रों में सबसे छोटा था। अब इतनी बात अगर स्पष्ट हो तो अब देखें, ये 4 इसके पुत्र थे और 4 पुत्र के अलावा जो 3 पुत्रियां थी वो कौन थी? 3 पुत्रियों में जहां आरा, इनका जन्म हुआ था 1614 में। सबसे बड़ी थी ये सभी भाइयों और बहनों में। उसके बाद आप देखेंगे दूसरी है रोशन आरा, इनका जन्म होता है 1617 में। इस वाले गैप में 1617 और 1616 और 1618 में, यानी ये शाह शुजा से छोटी हैं और औरंगजेब से बड़ी हैं। उसके बाद जो तीसरी हैं उनका नाम है गौहन आरा। ये गौहन आरा जो है ये 1631 में पैदा होती हैं। ये सबसे छोटी हैं, अब पूरे वंशज में सबसे छोटी है ये औरंगजेब की पुत्र और पुत्रियों में। अब कहानी यहाँ से बड़ी ट्विस्ट होती है। अभी तो आपको केवल इतना समझ लेना है, कहानी अभी हम आपको समझाएंगे, लेकिन आपको इतना ही समझ लेना है कि ये कौन कौन थे। इसमें अगर देखा जाए, जब गृह युद्ध होगा तो जहाँ आरा जो है ये सपोर्ट करेंगे दारा शिकोह का, कि दारा शिकोह को शासक बनाया जाए।
और जो रोशन आरा है ये सपोर्ट करेंगे औरंगजेब को शासक बनाया जाए, और जो गौहन आरा है ये सपोर्ट करेंगे कि मुराद बख्श को शासक बनाया जाए। बेचारा बचता है शाह शुजा। शाह शुजा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, अतः ये एक ही युद्ध में अपने आप बाहर हो जाता है। अब बात हम बताएं कि जब अब आते हैं कहानी पे, हमने जो बताए थे 1657 में जब ये अफवाह उड़ाई गई कि शाहजहां बीमार पड़ गया है और उसकी मृत्यु हो गई है, तो शाहजहां के चारों पुत्र थे। इन चारों पुत्र में सत्ता को पाने की बड़ी ही लालच जमी, और ये जो ललक जगी, उस ललक की वजह से इन्होंने अपने अपने को शासक नियुक्त करना शुरू कर दिया। एक चीज़ और यहीं पे हम बता देना बहुत ही महत्वपूर्ण समझते हैं कि जो नूरजहाँ का जो अभी गुड एक्टिव था, वो उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था औरंगजेब का। औरंगजेब बड़ा प्रभावित हुआ नूरजहाँ से, और नूरजहाँ के कद जो इतना बड़ा था उससे ये प्रभावित था। और जो शाहजहाँ था, शाहजहाँ चाह रहा था दारा शिकोह को शासक बनाया जाए, और नूरजहाँ चाह रहे थे औरंगजेब को शासक बनाया जाए। अब आप देखिए जो तिकड़ी बन रही है कौन सी, एक तिकड़ी बन के आ रही है 3 लोगों की, रोशन आरा, औरंगजेब और नूरजहाँ। ये 3 लोग चाहेंगे शासक किसको बनाया जाए, औरंगजेब को। और औरंगजेब का जो औरा है, जो कद है, वो पहले से ही बढ़ रहा था, वो दक्षिण में विजय कर रहा था, दक्षिण अभियान में वो सफल हो रहा था। अब जो शाहजहाँ है, वो शाहजहाँ चाह रहा था कि दारा शिकोह को शासक बनाया जाए। क्यों? ये बड़ा ही सहिष्णु प्रवृत्ति का था, इसकी जो उपलब्धियाँ थी बड़ी अच्छी थी, ये लोगों को के पास बड़ा ही दयालु प्रकृति का था। लेकिन जो औरंगजेब था ये बड़ा क्रूर था। इसी संदर्भ में दोनों में अगर देखें तो जैसे ही उसकी मृत्यु होती है तो सबसे पहले शाह शुजा और मुराद बख्श ने अपने अपने को बादशाह घोषित कर देते हैं। ये स्वयं को सम्राट घोषित कर देते हैं कि हम मुगल सम्राट होंगे। ये कहते हैं हम मुगल सम्राट होंगे। लेकिन यहाँ पर जो धैर्य का परिचय देने वाला था वो औरंगजेब और दारा शिकोह ने परिचय दिया। दारा शिकोह ने, इन दोनों ने धैर्य का परिचय दिया, और इन दोनों ने अपने आप को बादशाह तो घोषित नहीं किया, लेकिन आगे आकर देखेंगे एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है यहाँ पे। औरंगजेब जो है ये अब एक यहाँ से गेम खेलना स्टार्ट करेगा। यहाँ से जो गेम खेलना स्टार्ट करेगा उस गेम को आप समझें। ये औरंगजेब करेगा इन कीन प्रकारेण किसी तरह से मुराद बख्श को अपनी तरफ कर लिया जाए। दारा शिकोह चाहेंगे कि मुराद बख्श को हम अपनी तरफ कर लें, शाह शुजा को चाहेंगे हम अपनी तरफ कर लें, और औरंगजेब चाहेगा हम अपनी तरफ। यानी 2 मुख्य गुट सामने आते हैं कि एक औरंगजेब और एक दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहाँ का संरक्षण है, अब तक था, चूंकि वो मर चुका है। लेकिन जो औरंगजेब है इन्हें नूरजहाँ का संरक्षण है। आपको देख बताया कि दारा शिकोह जो गुट है वो शाहजहाँ गुट का पार्ट होगा, और जो औरंगजेब है ये नूरजहाँ गुट का पार्ट होगा। और दोनों गुट में अभी भी तनातनी बनी हुई थी। लेकिन जो जो दारा शिकोह के गुट का लीडर था शाहजहाँ, अब वो रहा नहीं, अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। ये गुट कमज़ोर पड़ रहा है। अब ये दोनों गुट अपने आपको मजबूत करने की कोशिश में लगातार लगे रहेंगे। ये चाहेंगे कि शाह शुजा हमारी तरफ आ जाए, मुराद हमारी तरफ आ जाए। लेकिन औरंगजेब चाहता है कि शाह शुजा मेरी तरफ आ जाए और मुराद मेरी तरफ आ जाए। इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है नूरजहाँ। नूरजहाँ, औरंगजेब और रोशन आरा, ये तीनों मिलकर मुराद को अपने पक्ष में कर लेती हैं। अब मुराद औरंगजेब की तरफ हो गया है, लेकिन शाह शुजा अभी भी मानने को तैयार नहीं है। शाह शुजा न दारा शिकोह के साथ है न औरंगजेब के साथ है। ये एक ट्रायंगल बना रहा है, तरतीब ये ऐसे बना रहा है, इधर दारा शिकोह है, इधर औरंगजेब है, यहाँ शाह शुजा है। अब पीक पे पहुँचना है तो स्वाभाविक ही है इन लोगों में युद्ध होगा, इन लोगों में लड़ाइयाँ होंगी, और जो जीतेगा वही शासक बनेगा। इतनी बातें अगर स्पष्ट हो दोस्तों तो आइए इतनी की पीपीटी देखते हैं, फिर आगे चलेंगे। हमने आपको अब तक बताया है दक्षिण विजय के लिए शाहजहाँ को अहमदनगर का अभियान किया और वहाँ पे विजय थी प्राप्त की, और दक्षिण में मुगल सत्ता को स्थापित किया। औरंगजेब ने को यहाँ पर सूबेदार बना दिया गया था। 1644 में जहाँ आरा से मिलने आगरा जाता है, और जिसके परिणाम स्वरूप इसकी सूबेदारी छीन ली जाती है। कुछ समय ये खाली रहता है, उसके उपरांत गुजरात का गवर्नर बनाया जाता है, और इसमें गुजरात के गवर्नर बनाने में नूरजहाँ का बड़ा योगदान रहता है।
उसके बाद अभी भी नूरजहाँ बड़ी ही एक्टिव मोड में है। आपको हमने पहले बताया कि नूरजहाँ अभी भी वो गुट को बहुत ही एक्टिव रख रही हैं और नूरजहाँ के संरक्षण में ही औरंगजेब पल रहा था। 1653 में से पुनः दक्षिण भारत का गवर्नर बना दिया गया। यहाँ पर औरंगजेब ने बड़े ही भू सुधार किए और इनमें सबसे उनका दाहिना हाथ जो था मुर्शिद कुली खां था, इसे दक्कत का टोडरमल कहते हैं। इतनी बातें हमने आपको बताई। इसके बाद हमने चर्चा की थी आपसे कि उनकी जो फैमिली कॉन्स्पिरेंसी थी, जो फैमिली जो षड्यंत्र था, उसकी बात कर हमने आपको डिटेल में बताई कि कैसे स्ट्रक्चर बुने गए हैं। हमने आपको बताया कि जब एक अफवाह उड़ी कि शाहजहाँ मारे गए या उनकी मृत्यु हो गई बीमारी के उपरांत, तो औरंगजेब जो दक्षिण में अभियान कर रहा था और शाह शुजा, मुराद बख्श और दारा शिकोह ये सत्ता के लिए दौड़ पड़े। शाह शुजा, मुराद बख्श ने अब खुद को अपने आप का शासक घोषित कर दिया और दारा शिकोह औरंगजेब ने धैर्य से काम लिया। उन्होंने चाहा कि शाह शुजा और दारा शिकोह को अपनी ओर मिला लिया जाए, लेकिन औरंगजेब सक्सेस होता है। क्यों? क्योंकि उनके नूरजहाँ का भी साथ था और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था, आपको हमने बताया था, रोशन आरा। रोशन आरा का भी साथ था। अब देखिए, जब मुराद बख्श औरंगजेब के साथ जुड़ जाएगा, यानी औरंगजेब प्लस मुराद बख्श जुड़ जाएंगे, तो दो फैक्टर अपने आप और जुड़ेंगे। कौन? एक तो जो औरंगजेब के साथ रोशन आरा थी, ये भी जुड़ गई, और जो मुराद बख्श को सपोर्ट कर रही थी गुहान आरा, वो भी जुड़ जाएंगी। यानी अब मुगल में जो शाहजहाँ के बेटे थे, उसमें से टोटल जो 7 बचे थे, टोटल जो 7 थे, उसमें से 4 औरंगजेब के साथ आ गए। बचे 3 कौन कौन? एक दारा शिकोह और एक जहाँ आरा और एक शाह शुजा। ये 3 बचे थे जो चाह रहे थे औरंगजेब सत्ता न पाए, लेकिन उन 7 में से 4 ये चाह रहे थे कि औरंगजेब को सत्ता मिल जाए। कौन कौन 4 थे? एक औरंगजेब स्वयं था, दूसरा मुराद बख्श था, तीसरा रोशन आरा थी और चौथा गौहन आरा थी। ये दोनों बहन थी, ये दोनों पुत्र थे। ये चाह रहे थे शासक बना दिया जाए किसको? औरंगजेब को। इतनी बातें हमने आपको यहाँ तक समझाई। अब यहाँ से आगे चले। इतनी पीपीटी आपने देखी। पीपीटी के बाद फिर आप आइए कॉन्सेप्ट, जो एक कॉन्स्पिरेंसी चल रही है उसमें, फिर उसी टॉपिक को वापस आते हैं। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। इतनी बातें आपने समझ ली हैं कि कितने गुट बने हैं, कौन कौन कहाँ है। 1 2 3 4, ये चारों एक साथ हो गए हैं। अब ये चारों इस गुट में शामिल हैं। अब बचे हैं 1 गुट, 2 गुट और 3 गुट। 4 गुटों से कम होकर अब 3 गुट में आ गई बात। जब 3 गुटों में बात आ गई तो अब उसमें भी शाह शुजा अकेले हैं और दारा शिकोह के साथ 2 हैं, एक जहाँ आरा है और एक दारा शिकोह है। अब इतनी बातें अगर स्पष्ट हो तो एक बार होल्ड करें और समझ लें, सोच लें बातों को, फिर हम आगे करें। हाँ जी हाँ दोस्तों, समय आपको हम तब तक बता देते हैं। हमारी घड़ी में बज चुके हैं 9:34 और आप हैं हमारे साथ लाइव एनिमी कॉर्नर पर। आप देख रहे हैं एक लाइव सेशन। इतिहास का बड़ा ही रोमांचक कहानी चल रही है जो मुगल काल की है। इसके पहले हमने जहांगीर को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस कर रहे हैं शाहजहाँ को। जैसा जहांगीर के काल में खिचड़ी बन रही थी, वैसे ही खिचड़ी आज यहाँ भी बन पक रही है, और दोनों में बहुत बड़ा योगदान जिसका था वो थी नूरजहाँ। ठीक है, आइए अब खिचड़ी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ की जैसा कि कमेंट में हमको मिला कि खिचड़ी बहुत अच्छी पकी हुई है, तो ऐसे ही खिचड़ी है। आप देखिए, अब इन पे युद्ध होगा। अब युद्ध की हम बात कर लें, निस्संदेह हमें युद्ध की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे और बातें बची नहीं हैं कुछ। देखिए, सबसे पहला युद्ध, अब दोनों जो तीनों गुट बने हैं ये एक दूसरे से सामने आएंगे। सबसे पहले आते हैं सामने युद्ध करने के लिए शाह शुजा और दूसरे दारा शिकोह, ये दोनों युद्ध में आ जाते हैं। जो शाह शुजा है और दारा शिकोह, ये दोनों युद्ध में आमने सामने आते हैं। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है कि दारा शिकोह विजयी होते हैं और शाह शुजा यहाँ पराजित होते हैं। अब ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? यह युद्ध हुआ था बहादुरपुर का युद्ध, नाम से जाना जाता है। नाम लिख देते हैं, बहादुरपुर का युद्ध। इस समय था कब? इस समय था 1658 का। 1657 में आपको हमने बताया कि शाह शुजा जो शाहजहाँ थे, अफवाह उड़ी थी को बीमार पड़ गया था और उसकी मृत्यु हो गई, तो 58 में गृह युद्ध छिड़ा।
और 1658 में पहला युद्ध हुआ शाह शुजा और दारा शिकोह के बीच। ये दोनों लड़ पड़े पहले, ये दोनों, इन दोनों में जब विजय हुआ, वो विजय हुआ कौन? दारा शिकोह। अब ये फाइट से अभी तो बाहर हो गए हैं, अभी ये हाथ से बाहर है। दूसरा युद्ध फिर होता है धर्मत का। दूसरा युद्ध हो रहा है धर्मत का। धर्मत में कौन कौन है? धर्मत में दारा शिकोह और औरंगजेब लड़ जाएंगे। और औरंगजेब में केवल औरंगजेब नहीं, बल्कि ये पूरा गुट रहेगा। अब दारा शिकोह और औरंगजेब एक दूसरे से यहाँ पर भिड़ पड़ते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि दो एक साथ आ गए हैं, इसलिए औरंगजेब विजयी हो जाएगा और दारा शिकोह की पराजय हो जाएगी। यहाँ दारा शिकोह हार जाते हैं। ये दूसरा युद्ध है धर्मत का। नाम लिखते हैं, कौन सा युद्ध है? धर्मत का युद्ध है। ये हुआ है 1658 में। दो युद्ध हमने बताया, एक बहादुर शाह जहाँ पर शाह शुजा और दारा शिकोह युद्ध लड़े हैं, और दूसरा युद्ध जो हुआ हो धर्मत का, जहाँ पे औरंगजेब के साथ मुराद बख्शी मिलकर दारा शिकोह से युद्ध लड़ रहे हैं। ये दो युद्ध कंप्लीट। तीसरा युद्ध आपको बताते हैं। तीसरे युद्ध में कौन कौन है? एक बार फिर उन्हीं दोनों के बीच में होता है। कौन कौन? जो धर्मत लड़े थे। धर्मत का युद्ध मैंने बताया कि दारा शिकोह एक तरफ और एक तरफ मुराद और औरंगजेब। फिर ये दोनों सेनाएं एक दूसरे से मिलती हैं। कहाँ पे? ये दोनों मिलती हैं आपके सामूगढ़ में। इसे सामूगढ़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये हुआ 1659 में। और पिछली बार दारा शिकोह पराजित हुआ था और औरंगजेब विजयी होता है, और इस बार फिर युद्ध होता है और परिणाम वही होता है कि दारा शिकोह पराजित होता है और औरंगजेब विजयी होता है। और इस बार भी संयुक्त रूप से दोनों लड़े थे। यहाँ तक क्लियर, स्पष्ट है? अब यहाँ से फिर आगे चले हम। अब बात करेंगे आपसे हम कौन से? सामूगढ़ के युद्ध के बाद चौथे युद्ध की। ये चौथा युद्ध कौन सा है? ये जो चौथा युद्ध है, ये अब देखिए दारा शिकोह अब कुछ समय तक रुक जाएंगे, क्योंकि ये 2 बार लगातार हार चुके हैं और औरंगजेब 2 बार लगातार जीत चुका है, अतः ये रुकेगा नहीं। अब जिनको दारा शिकोह ने हराया था, शाह शुजा, अब औरंगजेब इनसे जाके भिड़ जाएगा। यानी जो चौथा युद्ध होगा, ये होगा शाह शुजा के बीच और औरंगजेब के बीच, और इसमें शाह शुजा पराजित होते हैं और औरंगजेब फिर विजयी होता है। इस युद्ध का नाम क्या होता है और समय क्या होता है? इसे बोलते हैं खजुआ का युद्ध, खजुआ। और ये होता है कब? ये होता है 1659 में। लगातार युद्ध चल रहे हैं, 1658, 58, 59, 2 59 में हो चुके हैं, 2 58 में हो चुके हैं। इतनी बातें स्पष्ट। और फिर जब ये फाइनली रूप से सत्ता पाने से बाहर होता है, 2 बार ये हार चुका, 2 बार ये हार चुके, और हर बार विजयी हुआ ये गुट। एक बार फिर दारा शिकोह से औरंगजेब की फिर भिड़ंत होती है, और इस बार होती है देवराई का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? देवराई का। ये युद्ध कब होता है? ये होता है 1659 में। फिर वही समय है, 1659 में होता है, और इस बार औरंगजेब ने दारा शिकोह की हत्या कर देता है। दारा शिकोह हार जाते हैं और दारा शिकोह की हत्या कर देता है, और ये अंतिम रूप से निर्णायक युद्ध होता है। और इसी युद्ध में आप देखेंगे हत्या का जो कारण बताता है, वो कारण क्या औरंगजेब बताता है? औरंगजेब कारण ये बताता है कि युद्ध में हारना जीतना नहीं बताता है, बल्कि उसने बताया कि जो दारा शिकोह है ये इस्लाम का अपमान करता है, इसलिए इसे जीने का हक नहीं है, मार देना चाहिए। और ये हत्या उसकी होती है, समय होता है 30 अगस्त 1659 का। 30 अगस्त 1659 में दारा शिकोह मारा जाता है और पूरी तरह से वर्चस्व में आता है औरंगजेब। ये जो ट्रायंगल था, इधर दारा शिकोह और इधर शाह शुजा का, ये समाप्त होता है और सत्ता में सबसे पीक पे आता है औरंगजेब। यहाँ तक, यानी अब फाइनली बात अगर हम करें निष्कर्ष के रूप में, तो जो गुट था शाहजहाँ गुट, वो अब सत्ता में नहीं आता, और सत्ता में आ जाता कौन सा गुट? नूरजहाँ का गुट।
नूरजहां का गुट अब सत्ता में आ जाता है। आपको इसके पहले अगर हम आपसे और थोड़ी सी अगर ऐसे बात करें कि देखिए जो नूरजहां गुट था और जो शाहजहां गुट था, इसकी दो पीढ़ियां तक चली। पहले पीढ़ी में नूरजहां गुट पराजित होता है और शाहजहां गुट जीतता है और शाहजहां सत्ता में आ जाता है। दूसरे पीढ़ी में नूरजहां गुट विजयी होता है, शाहजहां गुट हारता है। शाहजहां गुट में हारने वाले दारा शिकोह हैं और जीतने के कारण औरंगजेब विजयी होता है। बातें यहाँ तक स्पष्ट। यहाँ से अगर हम आगे चलें तो हालांकि काफ़ी समस्याएं थी, तो ये कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी बात डिटेल में करनी होगी। हम औरंगजेब के बारे में आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। शाह शुजा बहुत इम्पॉर्टेंट है नहीं, मुराद इसके साथ ही मिले थे। सबसे इम्पॉर्टेंट एक पर्सनालिटी है दारा शिकोह। इसका महत्व इतना क्यों है, ये इसे शाहजहां खुद अपनी विरासत क्यों देना चाह रहा था, क्यों चाह रहा था वो कि शाहजहां को दारा शिकोह को सत्ता में लाया जाए, क्यों? इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। पहले अगर फैक्टर की हम बात करें, अच्छा पहले इतने की पीपीटी देख लेते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे इन सभी फैक्टर के बारे में। आपको हमने देखिए यहाँ पे चारों युद्ध आपको लिख के आपकी सुविधा के लिए हमने लिख दिया है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा ग्राफ के माध्यम से दिखाया था, थोड़ी समस्या हुई होगी आपके साथ। देखिए पहला युद्ध बहादुरपुर का हुआ था 1658 में। शाह शुजा और दारा शिकोह की सेना लड़ी थी और विजयी कौन हुआ था? विजयी हुई थी दारा शिकोह। दूसरा युद्ध हुआ धर्मत का 1658 में। औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना मिली थी दारा शिकोह से। औरंगजेब विजयी होता है, यहाँ पे दारा शिकोह हार जाते हैं। फिर होता है सामूगढ़ का युद्ध, दोनों सेनाएं फिर एक दूसरे से मिलती हैं उसी साल। औरंगजेब और मुराद की सेना संयुक्त रूप से और दारा शिकोह के बीच होता है, दारा शिकोह हार जाते हैं। फिर होता है खजुआ का युद्ध। 2 बार दारा शिकोह हारने के बाद कुछ देर शांत होते हैं। औरंगजेब 2 बार जीता है, इसलिए उसका जो कॉन्फिडेंस है 7वें आसमान पर है। फिर शाह शुजा से भिड़ जाता है और इस बार शाह शुजा फिर हार जाते हैं, इसलिए जीत की हैट्रिक लगा दिया औरंगजेब ने। और फिर उसी वर्ष 59 में ही ये देवराई का युद्ध करता है दारा शिकोह से औरंगजेब, और अपने कॉन्फिडेंस को 3 से 4 बार ले आता है विजय की रथ को, और इस बार दारा शिकोह को फाइनली हराकर और उनको मार देता है। और मारता है कहाँ? आपको हमने बताया कि वो 59 का समय है और 30 अगस्त 1659 है। इतनी बातें स्पष्ट हो तो अब आते हैं हम पीपीटी की तरफ, अपने रुझान को ले चलेंगे। रुझान को अगर पीपीटी की तरफ न ले जाके हम डिस्कस कर लें किसको, दारा शिकोह के, पहले तो शायद अच्छा है दारा शिकोह की बात कर लें कि दारा शिकोह की पर्सनालिटी इतनी बड़ी क्यों है, इसका वहदा इतना बड़ा क्यों है। तो आप समझेंगे कि दारा शिकोह कितना बड़ा इसलिए है क्योंकि ये सहिष्णु शासक था। ये सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, उनको एक बराबर देखता था। अतः शाहजहां इसे सुल्तान बनाने के लिए बड़ा ही आमादा था कि इसे सुल्तान बनाया जाएगा, और ये सबसे इसका प्रिय पुत्र हुआ करता था। इसके जो योगदान है इसलिए नहीं बड़े अच्छे हैं कि ये शाहजहां का प्रिय पुत्र था, बल्कि इसलिए कि इसने सहिष्णु था, और साथ ही साथ इसने भगवत गीता, टेक्स्ट बदल दें शायद अच्छा ये है, जो भगवत गीता है, भगवत गीता का इन्होंने ट्रांसलेशन किया फारसी में, और साथ ही साथ योग वशिष्ठ नाम की जो पुस्तक है उसका भी इन्होंने फारसी में अनुवाद किया। इतना ही नहीं, इतना ही रुक ज़्यादा तो बात गनीमत थी, इन्होंने जो भारत के जो उपनिषद हैं उनमें से 52 उपनिषदों को उठाया और उनके सार को निकाल के, उनके कंक्लूजन को निकाल के एक रचना की जिसका नाम था सिर-ए-अकबर। इस नाम की एक रचना की, और इस रचना में उसने बताया कि उपनिषदों का सार क्या है। वो भारतीय जो सनातन कालीन जो हमारे धर्म थे उससे बड़ा प्रभावित था, और उसने रचना की सिर-ए-अकबर के नाम से। और ये क्या था? उपनिषदों का सार था, और विशेषतः उसने 12 उपनिषदों की अध्ययन किया था। आपको पता है कितने उपनिषद हैं? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे हमको ये बात, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम बात करें तो ये और काम करता है, एक और रचना करता है जिसका नाम था मज्म उल बहरैन। बहरैन का अर्थ है यहाँ पे बहरीन से। जो बहरीन है आप देखेंगे 2 समुद्रों के जुड़ने वाले बॉर्डर पे स्थित है।
यानी ये बताता है इस रचना में कि दो समुद्र जहाँ मिलते हैं उसकी चर्चा करता है। और दूसरी बात अगर हम कहें, जब हम आपको संप्रदाय पढ़ा रहे थे, जब हम आपको सूफिज्म पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको सूफिज्म में बताया था कि जो दारा शिकोह है ये कादरी संप्रदाय को फॉलो करता है। कौन से संप्रदाय? कादरी संप्रदाय का अनुयायी था। और आपको जैसा कि अभी पीछे मैंने बताया कि देवराई के युद्ध में इसकी मृत्यु होती है, उसको मारने वाला इसका ही छोटा भाई औरंगजेब था। और इसकी जो डेड बॉडी थी या इसे जो दफनाया गया है, ये जो हुमायूं का मकबरा है, जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, उसी दिल्ली के मकबरे में से दफना दिया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम बात कर लें। जो इतनी तो बातें आपने समझ ली कि अब औरंगजेब सत्ता में कैसे आ गया, लेकिन अभी भी हमारी कुछ ऐसी बातें बची हुई हैं जो हमें शाहजहां के बारे में बात करनी है। अब आइए शाहजहां के कुछ महत्वपूर्ण कार्य और तथ्य देख लेते हैं जिन्हें हमें जानना आपके लिए दृढ़ से महत्वपूर्ण था। पहला तथ्य आप ये जान लें कि इसने जो सिजदा और पैबोस नाम की प्रथा बलबन ने शुरू की थी उसका अंत कर दिया, और उसने कहा कि हमारे दरबार में ऐसी प्रथा नहीं होगी। दूसरी अगर महत्वपूर्ण बात आपको बताएं कि वर्नियर नाम का जो एक यात्री आया था वो इनके दरबार में आया था। कहाँ से आया था? ये आया था फ्रांस से। फ्रांस का वर्नियर यात्री शाहजहां के दरबार में आया था। और ये इटली का यात्री भी आया था। इटली के यात्री का नाम था मनुची। ये इटली का यात्री है। इसे आप देखेंगे, इसे शाहजहां का संरक्षण तो था ही, इसीलिए इसे दारा शिकोह का तोपची बना दिया गया था। युद्ध में ये तोपची का काम किया करता था। साथ ही अगर और देखें तो आप पाएंगे कि जो शाहजहां था इसने तख्त ताबूस यानी मयूर सिंहासन बनवाया था। मयूर सिंहासन बनवाया था, जिससे डिजाइन कराया था वो एक यूरोपियन था। यूरोपियन, उसका नाम क्या था? जी हाँ, उसका नाम बताना जरूरी है, पूछा जा सकता है। उसका नाम था जेरोनियो। नाम लिख दे, जेरेनियो और वेरेनियो। वेरेनियो एक यूरोपियन था जिसने तख्त ताबूस या मयूर सिंहासन का निर्माण किया था, और बाद में अंग्रेज ने इसी मयूर सिंहासन को ले आकर ब्रिटेन में रखा है, और इसी पे कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। शाहजहां, हमने आपको बताया था कि इलाहाबाद और बनारस, यहाँ से दो जगह से तीर्थ यात्रा कर हटा लेता है। और किसके कहने पर? एक संत से जिनका नाम था कविंद्राचार्य के कहने पर वो बनारस और इलाहाबाद से तीर्थ यात्रा करके समाप्ति कर देता है। इतनी बातें स्पष्ट। हमने आपको एक उनकी बेटी का नाम बताया था, जिनका नाम था, शाहजहां की बेटी का नाम बताया था, सबसे बड़ी, जिसका नाम था जहां आरा। जब औरंगजेब शाहजहां को कैदी बना लेता है, ये कहानी हमने बताई नहीं, जरूरत नहीं समझते इतनी लंबी कहानी ले जाने की। देखिए, इतना समझ लीजिए, कॉन्फ्रेंसी चल रही थी, गृह युद्ध चल रहा था। उसी समय जब अफवाह उड़ी थी, हालांकि वो मरा तो नहीं था, लेकिन ये अफवाह उड़ी थी कि वो मारा गया, उसी समय ये औरंगजेब उसे बंदी बना लेता है, और बंदी बनाकर उसे कैद में डाल देता है। आप देखेंगे औरंगजेब मरा नहीं था, केवल अफवाह उड़ी थी, और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मरे की तरह ही बिहेव हुआ वहाँ पे, कि वो पूरी तरह से कैद था, और जो राज दरबार में जो षड्यंत्र चल रहा था उससे बाहर था। इसलिए हमें वहाँ पे मरे का जिक्र इसलिए किया कि वो वास्तव में राजनीतिक रूप से मरा हुआ था। लेकिन अब मरता तो 1666 में आके है। 1666 में उसकी मृत्यु होती है, और कब? कैद में मृत्यु होती है। और जब वो कैद में रहता है, जब औरंगजेब के द्वारा कैद बनाए गए बंदी में रहता है, तो आप देखेंगे औरंगजेब के बंदी में इनकी जो सेवा की शाहजहां की उसने की थी, उसकी पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी कौन? जहां आरा ने क्यों किया? उसकी और दो बेटियों ने क्यों नहीं किया? इसका भी एक फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है? कि औरंगजेब ने इन्हें कैद किया था, सहमति इनके दोनों एक जो इनका बेटा था उनकी थी, और दो इनकी जो पुत्र थे, मुराद बख्श इनका जो पुत्र था, उनकी सहमति थी, और उनकी जो बेटियां थीं
जहाँ आरा के अलावा दोनों, उनकी सहमति थी। जब इनकी सहमति से इसे कैद किया गया है तो वे क्यों उनकी सेवा करेंगे? पहला प्रश्न तो यही उठता है, वही घर घर की कहानी, क्यों सेवा करेंगे? और जो शाहजहाँ था वो चाह रहा था दारा शिकोह को शासक बनाया जाए, और जब दारा शिकोह को शासक बनाना चाह रहा था और दारा शिकोह को सपोर्ट करे थे जहाँ आरा, तो यानी वो जहाँ आरा का भी सपोर्टर था और दारा शिकोह का भी, और जिसका वो सपोर्ट कर रहा था वो उसकी सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा? यही रीज़न है कि जहाँ आरा, आप देखेंगे जो शाहजहाँ है वो जब बंदी बनता है 1666 तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जहाँ आरा उसके सनच्चे उसकी सेवा करती है। ये थी कहानी पूरी आपकी हमने जो बताई। अब यहाँ से अगर हम आगे चलें तो कुछ चीज़ें आपको हम दिखाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। यही है दारा शिकोह। दारा शिकोह के बारे में हमने पूरी बात की। आपको दारा शिकोह की हमने इमेज पहले भी दिखा चुकी है और एक बार फिर इमेज दिखा रहे हैं। दारा शिकोह है। दारा शिकोह के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हमने बताई, लेकिन अब जो शाहजहाँ ने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बनवाई उनकी एक आकृति दिखाएंगे, लेकिन उनकी जो डिटेल में हम बात करेंगे आपसे जब हम आर्किटेक्चर की चर्चा करेंगे। आर्किटेक्चर, आप मुग़ल आर्किटेक्चर की बात करेंगे, आर्किटेक्चर आप ग्रेट मुग़ल की बात करेंगे, तब हम आपसे बात करेंगे कि शाहजहाँ का रोल क्या है। शाहजहाँ के रोल में आर्किटेक्चर स्वर्ण काल पर पहुँचा और वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। क्यों? इसकी दो कृतियों से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। पहला, आप देख रहे हैं ये इमेज, ये इमेज कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। यहाँ से बहुत हमारे सूचनाएं आती हैं, हमारे लिए बड़े संदेश दिए जाते हैं। यह है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का ये लाल किला है और इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। आप दिल्ली के लाल किले को देख रहे हैं, इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसके बाद इसकी आर्किटेक्चर की हम बात करेंगे, जब हम आर्किटेक्चर पढ़ाएंगे हम बस इसका रेफरेंस दे रहे हैं। दूसरी इमेज आपके सामने जो आ रही है ये आप पहचानते ही हैं, यह ताज, ये ताजमहल। ये मुमताज महल की याद में बनवाया गया था। इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी की हम बात करेंगे कब? जब हम आपको दिखाएंगे ताज के आर्किटेक्चर को, ताज के प्लान को। अभी तो हम केवल आपसे बात करेंगे क्या कि इसे बनवाया कौन था। इसे बनवाने का भी श्रेय किसको जाता है? शाहजहाँ को जाता है। इसके अलावा उसने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी, और जब इतनी अच्छी खूबसूरत विश्व के 7 अजूबों में शामिल आकृतियाँ बनवाता है, इसी वजह से शाहजहाँ को कि इस काल को स्वर्ण काल कहते हैं। किस चीज़ का? मुगल काल में किसका? स्थापत्य कला का या आर्किटेक्चर का। हमने बताया था पेंटिंग का स्वर्ण काल कौन था? जहांगीर का काल, और स्थापत्य कला का काल होगा शाहजहाँ का काल। तो आज की वीडियो में इतनी चीज़ें आप देखें, तो आइए पीपीटी देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो का अंत करेंगे, क्योंकि हमारी जो घड़ी है वो बता रही है 9:54। 10 बजे के पहले क्लास ओवर करनी है। हमारी क्लास तो केवल 40 मिनट की होती है, लेकिन काफ़ी लंबी खिंच गई है। देखिए, हमने आपको बहुत जल्दी थोड़ा चलेंगे। हमने आपको शाहजहाँ के पुत्र के संघर्ष के बारे में बताया था। हमने बताया एक तरफ औरंगजेब, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श थे, और जो शाह शुजा था ये बंगाल और उड़ीसा का प्रभारी हुआ करता था। मुराद बख्श सबसे छोटा पुत्र था, ये गुजरात का गवर्नर बना था, और इस पर नूरजहाँ का प्रभाव था। किस पर? मुराद बख्श पर। और नूरजहाँ का प्रभाव किस पे था? औरंगजेब पे था। अब देखें, दोनों पे प्रभाव था, तो अतः ये भी चाहेंगे, औरंगजेब जब अपनी प्रतिस्पर्धा छोड़ेगा तो ये भी चाहेगा कि हमें शासक बनाया जाए, और ये खुद चाह रहा शासक बनाया जाए। तो ये जब जुड़ता है तो 4 फैक्टर इसके साथ जुड़ जाते हैं, हमने बताया। उसके बाद हमने आपको धर्मत का युद्ध दिखाया, बहादुरपुर का युद्ध दिखाया, सामूगढ़ का, खजुआ का युद्ध और देवराई का युद्ध। देवराई की फाइनली युद्ध में आप देखेंगे दारा शिकोह की 30 अगस्त 1659 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हमने अगली पीपीटी की बताई दारा शिकोह के बारे में। यह शाहजहाँ से सुल्तान बनाना चाहता था, बड़ा हिस्से सूरी शासक हुआ करता था। भगवत गीता, योग वशिष्ठ का इसने फारसी में अनुवाद किया। इसने 52 उपनिषदों के सार को लिखा और सिरे अकबर के नाम से उनकी रचना की फारसी में। मजमे उल बहरीन की रचना की। कादरी संप्रदाय का यह अनुयायी था, और देवराई के युद्ध के में इसका अंत होता है, और इसके मकबरे को हुमायूं के मकबरे के साथ दिल्ली में दफनाया जाता है। अब शाहजहाँ की बात की तो शाहजहाँ ने सीता और परवेश का अंत किया था। बर्नियर इसके शासनकाल में जो फ्रांस का यात्री था आया था। मनुची जो इटली का था, ये भी इसके शासन में आता है, इसके शासन का वर्णन करता है, और ये दारा शिकोह का तोपची हुआ करता था।
इसके बाद हमारी बात आपसे हुई शाहजहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों की। ये तख्त ताबूस मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, जिसके निर्माणकर्ता थे जेरोनियो और पेरोनियो, ये यूरोपीय थे। और शाहजहाँ के ने कविंद्राचार्य के कहने पर इलाहाबाद और बनारस में जो तीर्थ यात्रा करता उसे हटा लिया था। कैदी जीवन व्यतीत करने के बाद हमने आपको बताया कि शाहजहाँ की पुत्री जहाँआरा बेगम जो सबसे बड़ी थी और उन्होंने इनकी सबसे अधिक सेवा की और इनके बंदी बनाने का कारण क्या था, औरंगजेब ने बनाया था सत्ता हासिल करने के लिए। और इनके गृहयुद्ध जो स्टार्ट हुआ था हमने बताया 1657 में, ये अफवाह उड़ी थी कि वह बीमार है और उसकी मृत्यु हो चुकी है, और वो सच में राजनीतिक रूप से तभी मर जाता है, वो राजनीति से बाहर हो जाता हो, राजनीति में वर्चस्व आ जाता है नूरजहां औरंगजेब का, और फिर वही गुट आगे चलते हैं। इसने कुछ इमारत बनवाई, दिल्ली का लाल किला बनवाया, जामा मस्जिद बनवाई, आगरा की ये मोती मस्जिद का निर्माण कराता है, और जिसके कारण विश्व में एक इमारत को जानी जाती है जिसका नाम है आगरा का ताजमहल, और जिसके कारण इस काल को स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है, उसका निर्माण कराया। तो दोस्तों रुकेंगे आज के वीडियो में यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। आप जब अभी तक अगर हमारे चैनल एएनएमई कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें जहाँ तक अधिक से अधिक लोगों से, जिससे हमारे व्यू बढ़ें और हमारा जो प्रोत्साहन है वो बढ़ता रहे। और जल्दी ही दोस्तों हम कमिटमेंट और कर रहे हैं कि हमने जो कमिटमेंट की थी कि आपके पूरा फुल क्रैश कोर्स हम कंप्लीट करेंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, और जो सबसे महत्वपूर्ण सेशन एक और है, बहुत ही छोटा है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल के लिए हम जल्दी ही एक कोर्स लेके आएंगे जिसे हम शाम में 6 बजे स्टार्ट करेंगे। शाम में 6 बजे सेशन को स्टार्ट किया जाएगा, लेकिन इसकी जब स्टार्टिंग डेट होगी तो आपको बता दी जाएगी। तो रुकेंगे आज हम यहीं पर, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए रमेश चंद्र का नमस्कार स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।